जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका एजी इंडिया चैनल पर, जहां पर आपको मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर सबसे पहले और सबसे यूनिक, और साथ में उनका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो न्यूज़ हमारे पास है वो है रशिया से, जहां पर रशिया ने क्या काम किया है। रशिया एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है जो आर्कटिक के ऊपर रहेगी। इस सैटेलाइट का नाम उन्होंने दिया है आर्कटिका एम, और ये केवल एक सैटेलाइट नहीं होगी, इसके साथ पूरी सीरीज ऑफ सैटेलाइट रहेगी। इसके अंदर जो पहली सैटेलाइट ये लॉन्च करने जा रहे हैं उसको लॉन्च करेंगे दिसंबर 2020 के अंदर, और उसका नाम रखा गया है आर्कटिका एम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी सैटेलाइट है जो रशिया लॉन्च कर रहा है, उसका नाम पूछ सकते हैं, या फिर नाम पूछकर कंट्री पूछ सकते हैं, या फिर उसकी लॉन्च डेट भी पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से क्विज बनाया जा सकता है। ये सैटेलाइट का जो यूज़ होगा, इस सैटेलाइट को यूज़ किया जाएगा किस चीज़ के लिए? आर्कटिक क्लाइमेट को और एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, ऐसा रशिया के द्वारा बताया जा रहा है। ये सीरीज ऑफ सैटेलाइट के अंदर पहली सैटेलाइट है। दूसरी सैटेलाइट जो लॉन्च होगी वो लॉन्च होगी 2023 तक। इसके बारे में और देख लेते हैं। जो इस सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करने की बात है, इस सैटेलाइट से जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसमें यह बताया जा रहा है कि जो पोलर रीजन्स ऑफ अर्थ हैं, यानी जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर और नीचे जो पोलर रीजन होते हैं, जो पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो पोलर रीजन के अंदर जो मीटियोरोलॉजिकल डेटा होगा उसको स्टडी करने के लिए, उसको गैदर करने के लिए ये सैटेलाइट हेल्प करेगी। साथ में ये जो डेटा कलेक्शन होगा इन सैटेलाइट के द्वारा, इनसे जो मौसम का पूर्वानुमान है यानी वेदर फोरकास्ट है वो, और उसके साथ साथ उसके बेसिस पर क्लाइमेट चेंज की स्टडी करने में साइंटिस्ट को हेल्प मिलेगी। इसके अंदर ये बात भी बताई जा रही है कि जो सैटेलाइट है इससे पोलर रीजन के क्लाइमेटिक चेंज को तो स्टडी किया ही किया जाएगा, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसके अंदर कि इससे जो पोलर रीजन के अंदर रिसोर्सेज है उनको डिटेक्ट करने में भी हेल्प मिलेगी। अभी जो आर्कटिक रीजन के रिसोर्सेज हैं ये शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी में रहे हैं। अलग अलग देश कोशिश करते रहे हैं कि जो आर्कटिक रीजन के अंदर रिसोर्सेज है वो उनको मिल जाए। वहाँ पर रिसर्च होती रहती है कई विभिन्न देशों के द्वारा, वहाँ पे इंडिया के द्वारा भी सेंटर्स स्थापित हैं। तो इस वजह से इससे पोटेंशियल थ्रेट्स की भी संभावना जताई जा रही है। अब ये आर्कटिक रीजन और ये जो अंटार्कटिक रीजन है, जो पोलर रीजन्स होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? वहाँ पर पूरी जगह पे आइस जमी हुई है, और ये जो आइस है ये क्या करती है, जैसे ये हमारे पास ये अर्थ हो गई और ये इतना हिस्सा हमारा आइस का हो गया, तो जब इस पर सनरेज पड़ती हैं तो जो वाटर है वो तो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो आइस होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो आइस है हमारी ये पिघलना स्टार्ट हुई है, डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर है उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, जिससे रेडिएशन ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा है। इसके साथ साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जब आइस डिप्लीट होती है यानी जब आइस जो है पिघलती है, तो उससे मीथेन गैस यानी CH4 के एमिशन के भी चांसेस रहते हैं, और CH4 से भी खतरा यह बढ़ जाता है कि जो एनवायरनमेंट होगा वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चला जाएगा। इसलिए ये आइस की स्टडी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, दरअसल कल यानी 5 मई को वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया गया था। जो वर्ल्ड एस्थमा डे है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा के द्वारा। इसका उद्देश्य ये है कि इससे एस्थमा के बारे में पूरी दुनिया के अंदर अवेयरनेस बनाई जा सके। अब ये ऐसा नहीं है कि ये केवल 5 मई को ही होता है, ये जो मई का, जो हर साल मई होती है उसका जो पहला ट्यूसडे होता है उसको ये मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रखी गई है वो थीम रखी गई है इनफ एस्थमा डेथ्स, यानी बहुत हो चुकी है मृत्यु अस्थमा से, अब और नहीं। इसका सेंस यही निकल के आता है। WHO के मुताबिक, यदि WHO की बात माने तो उसके अनुसार लगभग 235 मिलियन लोग, लगभग 23 करोड़ लोग जो है वो एस्थमा से पूरे विश्व के अंदर बीमार हैं। ये डिसीज़ जो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, यानी ये एक से दूसरे को नहीं होती है, और ये बच्चों के अंदर बहुत ही कॉमन डिसीज़ है। अब ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा है जी, ये जो ये एस्थमा डे को ऑर्गेनाइज कराता है, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। किस किस के द्वारा? 3 संस्थाएं हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ और नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट। इनके द्वारा इसकी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी और इसकी स्थापना भी की गई थी। अब इनका उद्देश्य जो हमने बताया है कि वो पूरे विश्व के अंदर अस्थमा को लेकर अवेयरनेस बनाने का है, इसके साथ साथ इनके उद्देश्य ये भी है कि जो पूरे विश्व के अंदर हेल्थ वर्कर्स हैं और जो पब्लिक हेल्थ से जुड़े अधिकारी हैं उनको भी मेजर गाइडलाइंस देना कि अस्थमा से कैसे निपटा जा सके या फिर इससे कैसे निजात
पाई जा सके। यदि इंडिया के संदर्भ में देखें, यदि अपने भारत के संदर्भ में देखें, तो हमारे देश के अंदर लगभग 6% चिल्ड्रन यानी बच्चे इससे पीड़ित हैं, और जो बड़े हैं उनके अंदर 2% एडल्ट जो हैं इससे पीड़ित हैं, या इनको जो है माना जाता है कि अस्थमा है। सबसे बड़ी बात भारत को लेकर यह कि यहाँ अस्थमा को लेकर एक अलग तरह का नेगेटिव एटीट्यूड लोगों के अंदर रहता है। तो इस वजह से ये जो बीमारी है ये डायग्नोज भी ढंग से नहीं हो पाती, लोग अपनी बीमारी को छिपाते हैं और ट्रीटमेंट भी इसका नहीं कराते हैं, क्योंकि उनका सोशल डिस्टेंसिंग उनसे लोग रखने लगते हैं थोड़ा, जबकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। जो फर्स्ट वर्ल्ड एस्थमा डे था, जो पहली बार ये मनाया गया था, वो तो 35 देशों के अंदर मनाया गया था और इसको 1998 में मनाया गया था। अब इसके अंदर जो पहला एस्थमा डे था, ये वर्ल्ड एस्थमा मीटिंग जो स्पेन और बार्सिलोना में हुई थी, इसके कंजक्शन में ही इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास ईपीएफओ से रिलेटेड है, जिसके अंदर जो पेंशनर्स है कोविड-19 को देखते हुए लगभग 764 करोड़ रुपए इन पेंशनर्स को दिए गए हैं, इनको रिलीज किए गए हैं। ये कब हुआ है? ये कल हुआ है। और इसको लेकर जो फील्ड ऑफिस लगभग 135 फील्ड ऑफिस हैं, उन्होंने इस पेमेंट को प्रोसेस किया है, और ये पहले ही इन एडवांस ये प्रोसेस किया गया है ताकि पेंशनर्स तक पैसा पहुंचने में डिले ना हो, देरी ना हो। साथ में जितने ये बैंक ब्रांचेस हैं उनको भी ये निर्देशित कर दिया गया है कि इस पेमेंट का प्रोसेसन वो जल्द से जल्द करें। अब बात कर लेते हैं ईपीएफओ की कि ईपीएफओ है क्या। ईपीएफओ की फुल फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ईपीएफ और 1952 के अनुसार हुई है, और इसको इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री जिसके द्वारा किया जाता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस स्कीम को जब पहली बार स्टार्ट किया गया था, तो पहली बार स्टार्ट किया गया था इस स्कीम को 1952 में, और ये पहली ईपीएफओ स्कीम थी जिसको जीओआई ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसके अंदर जो लेबरर्स हैं, जो इससे जुड़े हुए कार्मिक हैं, उन्होंने जितना भी अमाउंट अपना कलेक्ट किया होता है उसके साथ साथ इंटरेस्ट उनको उनकी डेथ पे या रिटायरमेंट पे दिया जाता था। इसके साथ साथ इसके अंदर यह सुविधा भी की गई थी कि उसके अंदर जो उनका एक्यूमुलेशन कॉर्पस है, जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, वो पार्शली यानी आंशिक रूप से वो अब शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, घर के बनाने के लिए या फिर किसी बीमारी के लिए भी निकाल सकते थे। इसके बाद जो ईपीएफ स्कीम आई थी वो 1995 के अंदर आई थी। इसके अंदर थोड़ा परिवर्तन करते हुए जो डिसेबल्ड सर्वाइवर्स हैं, यानी कि जिसको किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उनके अंदर वो बच गए हैं और डिसेबल हो गए हैं ड्यूटी के दौरान, या फिर जो विडोवर है, विधवा हैं या बच्चे हैं, उनके लिए भी इसमें बेनिफिट दिया गया था। 2014 के अंदर इसके अंदर एक यूनिक चीज़ और हुई थी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी सबका परमानेंट अकाउंट नंबर, इसके अंदर यूएएन जो है जारी किया गया था उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो ईपीएफओ से बेनिफिट होते हैं। इसके साथ साथ 2018-19 के अंदर 61 न्यू सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने इस स्कीम को ज्वाइन किया था। जब ईपीएफओ की बात हो रही है तो इसके साथ साथ एक बिल है, सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 में ये प्रपोज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। ये 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो प्रोविडेंट फंड है उसके अंदर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को कम किया जा सके। दरअसल ये जो फंड है, प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर दो तरह से कंट्रीब्यूशन होता है। एक होता है एम्प्लॉय के द्वारा, एक होता है एम्प्लॉयर के द्वारा। एम्प्लॉय यानी जो काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर यानी जो काम करवा रहा है, जिसने उसको नियुक्त किया है। तो इसकी परसेंटेज, इसके अंदर जो एम्प्लॉय की परसेंटेज है उसको घटा के 12% कर दिया गया था, और इसके साथ साथ इसके अंदर ये प्रोविजन भी किया गया था कि वो अपना कंट्रीब्यूशन घटाने का ऑप्शन ले सकें। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारे कोरोना से रिलेटेड है, जिसके अंदर इजराइल ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने इसकी एंटीबॉडी, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी, उसको आइसोलेट कर लिया है। मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है वो भी बताएंगे। तो ये जो इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च है, इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, उन्होंने इसकी आइसोलेट किया है इस एंटीबॉडी को, और ये जो डेवलप किया गया है इसको नाम दिया गया है मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी फिलहाल के लिए। और उसके बाद में यदि ये सक्सेसफुल होता है तो और भी कोई अच्छा नाम दे दिया जाएगा। ये बिल्कुल एंटीडोट की तरह बिहेव करता है। वैज्ञानिकों का मानना ये है कि ये जो एंटीबॉडी है ये कोविड-19 की एंटीडोट की तरह काम करेगा। एंटीबॉडी मोनोक्लोनल है। दरअसल क्या होता है, जब भी कोई कोरोना वायरस किसी भी बॉडी को इफेक्ट करता है या किसी भी सेल को इफेक्ट करता है, तो उस सेल के अंदर इससे बचने के लिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण होने लगता है। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन होती हैं, और एंटीबॉडीज़ का जब निर्माण होने लगता है
तो उनको आइसोलेट कर लिया जाता है और फिर वो माना जाता है कि क्योंकि वायरस ने इस पे हमला किया है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उन्होंने इसको बनाने का प्रयास किया है। तो अभी तक जो थी वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जो है आइसोलेट की जा रही थी। पॉलीक्लोनल के अंदर क्या होता है कि जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है, जो बहुत सारी सेल्स होती है, उनके अंदर जो एंटीबॉडी थी उसको कलेक्ट करके ये बनाया जाता था। लेकिन अब की बार केवल एक सिंगल सेल यानी मोनोक्लोनल एक सेल के क्लोन से इसको निकाला गया है, जिससे ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो ये पहली बार हुआ है ऐसा। और इंडिया के संदर्भ में बात करें तो इंडिया ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है उसको शुरू करने का प्रयास किया गया था। हालांकि उसके बाद कुछ गाइडलाइंस देने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। लेकिन अभी भी इंडिया आरटी-पीसीआर को ही यूज़ कर रहा है वायरस को कंफर्म करने के लिए। यदि ये क्वेश्चन आता है कि कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, तो उसका नाम क्या है? आरटी-पीसीआर। ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसके अंदर 4 से 5 घंटे लग जाते हैं पता करने में। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास कॉमनवेल्थ यूथ गेम से रिलेटेड है, जिसको 2023 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है 2021 के अंदर होने थे, लेकिन उनको 2023 के अंदर पोस्टपोन कर दिया गया है टोक्यो ओलंपिक्स के साथ क्लैशिंग ना हो इस वजह से। टोक्यो ओलंपिक्स जो है उनको जुलाई 23 से अगस्त 8 2020 तक होना था, लेकिन उनको एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 में। तो कहीं टोक्यो ओलंपिक्स के साथ ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स क्लैश ना कर जाएं, इसलिए कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को भी 2023 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ये निर्णय किसने लिया है? ये डिसीजन लिया है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने। ये जो 17वें कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, यानी जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 के अंदर होने थे, 17वें होने थे 17 और अगस्त 1 से अगस्त 7 तक होने थे। कहाँ पर? टोबैगो और त्रिनिदाद के अंदर। अब कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है, यानी इसके अंदर कई देशों के जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भाग लेते हैं और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा। अब देख लेते हैं कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए थे। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे एडनबर्ग के अंदर, जो स्कॉटलैंड के अंदर है। और ये कब से हो रही हैं? 2000 से हो रहे हैं। उसके बाद 2004, 8, 11, 15 और 17 में हो चुके हैं। जो 2008 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स थे वो कहाँ हुए थे? पुणे, इंडिया के अंदर। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे यूथ गेम्स? तो 2008 के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो है 1932 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और यही ऐसी एक अथॉरिटी है जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए रूल्स बनाती है। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के सक्सेस के बाद, यानी जब ब्रिटिश एम्पायर, जिन देशों के ऊपर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था, उन्होंने उन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराया था कनाडा के अंदर 1930 में। उसके सक्सेस के बाद ये माना गया कि जैसे ओलंपिक हर 4 साल बाद होते हैं, इसी तरीके से इस तरह के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी कराए जाएं और वो होते भी हैं। अब बात कर लेते हैं, ये कोरोना वायरस कॉपी मशीन बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स का, जो कोरोना वायरस कॉपी मशीन है क्या? दरअसल जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 है, जब भी वो किसी ह्यूमन सेल को इन्वेड करता है, यानी ह्यूमन सेल पे हमला करता है, तो ये अपनी वहाँ पर कॉपी बनाने लगता है, अपने आप वहाँ पर रेप्लिकेट होने लगता है। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ने लगता है। अब इसे ऐसा करने के लिए इसके पास एक एंजाइम है, उस एंजाइम को कॉमन नेम जो दिया गया है वो दिया गया है कॉपी मशीन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपी मशीन जो रिसेंट ट्रेंड कर रहा है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो कोरोना वायरस के अंदर जो रेप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम प्रयोग होता है, उसका नाम कॉपी मशीन किया गया है। और इसी एंजाइम की वजह से इसके अंदर कॉपी कॉपी इसकी बनती रहती है। इसका 3D स्ट्रक्चर भी जो है रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने डेवलप कर लिया है। अब ये 3D स्ट्रक्चर बनाने से ये हेल्प होगी कि इसके ऊपर ड्रग्स जो हैं, यानी जो मेडिसिन हैं, वो किस तरीके से काम करती है। अभी कोरोना की जो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन मानी जा रही है वो मानी जा रही है रेमडेसिविर। तो ये रेमडेसिविर, इसके ऊपर इसके 3D मॉडल पर स्टडी किया जा रहा है कि किस तरीके से इस एंजाइम की फंक्शनिंग को रोका जाए ताकि वायरस रेप्लिकेट ना करे। जैसे ही कोरोना वायरस एक ह्यूमन के अंदर एंट्री करता है, तो ये ह्यूमन सेल पे चिपक जाता है, उससे अटैच हो जाता है, उससे बाइंड कर जाता है। और बाइंड करने वाले जो प्रोटीन्स हैं उनको ही बोला जाता है कोरोना, इसलिए इसका नाम दिया गया है कोरोना। आपने देखा होगा कि इसके ऊपर इस तरीके से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए जा रहे हैं, ये उनके बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो ह्यूमन सेल से
अटैच होते हैं। अब ये जो 3D स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है, उसके अंदर देखा गया है कि जो कोविड-19 वायरस है, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है किससे? सार्स वायरस से, यानी एंजाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो इस वजह से रेमडेसिविर की एफिकेसी के लिए, यानी इस एंजाइम को किस तरीके से प्रभावित करेगा, उसको देखने के लिए कोविड-19 वायरस पे इसका टेस्टिंग की जा सकती है। तो ये जो रेमडेसिविर है, ये क्या काम करता है? ये इसके पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है, और ये ड्रग अभी ट्रायल में अभी पूरी तरीके से इसको माना तो नहीं गया है कि इसको ट्रीट कर ही देगा, लेकिन ये कोशिश की जा रही है। जो WHO है, वो 4 मेजर ट्रायल कर रहा है, 4 मेजर ड्रग्स के ऊपर ट्रायल कर रहा है। तो उसके अंदर पहला जो है वो है रेमडेसिविर, दूसरा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो बताया जाता है कि मलेरिया के लिए यूज़ होती है, और इसको HCQ नॉर्मली बोला जाता है, जो इंडिया ने US और बहुत सारे अपने फ्रेंडली देशों को, कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट भी किया, उनको भेजी भी है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक आता है लोपी नेविर, और दूसरी चौथी है रीटोनेविर। तो इस तरीके से 4 मेडिसिन के ट्रायल्स चल रहे हैं, और एक और कॉम्बिनेशन जो है प्रयोग में ला रहे हैं, वो है लोपिनेविर का रीटोनेविर के साथ। इंटरफेरन बीटा इसके अंदर दिया गया है। इंडिया के अंदर भी जो है ट्रायल्स चल रहे हैं, और वो ट्रायल्स चल रहे हैं कहाँ पे? गुजरात के हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास है वो है US से। एक इंडो अमेरिकन अशोक माइकल पिंटो, इनको डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने IBRD के लिए US का रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया है। यानी एक IBRD एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें US का प्रतिनिधित्व करने के लिए अशोक पिंटो को जो है उन्होंने अपॉइंट किया है। ये अपॉइंटमेंट कब हुआ है? 5 मई 2020 को ये अपॉइंटमेंट हुआ है, और उनको इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए अपॉइंट किया गया है। इससे पहले जो US को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे एरिक बैथल, और उनको रिप्लेस कर दिया है मिस्टर पिंटो ने, यानी इनका पूरा नाम है अशोक माइकल पिंटो। ये जो हमारे मिस्टर पिंटो हैं, ये अंडर सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स की तौर पे वहाँ पे काम कर रहे थे, उनके काउंसलर के तौर पे, जो एक US का ट्रेजरी डिपार्टमेंट का हिस्सा है। और यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है कि जो मिस्टर पिंटो हैं, वो प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश के भी स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी IBRD है क्या? IBRD इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और इसको 1944 में स्थापना इसकी की गई थी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर है। और ये काम क्या करता है? ये लोन देता है ऐसे डेवलपिंग, ऐसे विकासशील देशों को जिनकी इनकम कुछ ज़्यादा नहीं है। दरअसल जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 मेंबर इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। वर्ल्ड बैंक कोई एकमात्र बैंक नहीं है। वर्ल्ड बैंक जो है 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, इंस्टीट्यूशन का कलेक्शन है, और IBRD जो है उनमें से एक है। तो IBRD इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ ही कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक जाना जाता है। तो वैसे तो 5 मेजर इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उसके अंदर इन 3 को छोड़कर ये 2 जो हैं, इसका मेजर पार्ट वर्ल्ड बैंक का लेते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं ये एक बार बता देते हैं। IBRD, और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। जो 5 मेजर वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूशन हैं, उनके नाम और देख लेते हैं जब वो न्यूज़ में आए हैं। तो एक हो गया IBRD, दूसरा है मीगा यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दूसरा है IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, चौथा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC, और फिफ्थ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसके अंदर मेजर कौन कौन से हैं? IBRD और IDA, ये दोनों ही जो है वर्ल्ड बैंक के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इसके बाद देख लेते हैं IDA के बारे में भी थोड़ा सा, जब न्यूज़ में आ ही रहा है तो ये, तो जो IDA है यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1960 के अंदर की गई थी। तो इसी तरीके से IBRD और IDA को ही वर्ल्ड बैंक ज़्यादातर माना जाता है। उनकी जो बाकी 3 संस्थाएं हैं उनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम है। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है वेस्ट बंगाल से लेकर है। वेस्ट बंगाल को इंटर मिनिस्ट्रियल टीम ने रेड फ्लैग कर दिया है। इंटर मिनिस्ट्रियल टीम किसको लेकर थी? कोरोना को लेकर थी। उसके बारे में देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 10 इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स बनाई थी, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गई थी उन स्टेट्स के अंदर, जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। अब जो टीम वेस्ट बंगाल में गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है कि जो वेस्ट बंगाल है
उसके अंदर सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट है, यानी मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल के अंदर, लगभग 12.8%। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो वेस्ट बंगाल है उसने अपना प्रोटोकॉल बदल दिया है अप्रैल 30 से, जिसकी वजह से उनके अंदर डेथ जो है मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा मानी जा रही है। और उन्होंने अपने डेली स्टैटिस्टिक्स और डेथ सर्टिफिकेट्स को भी अल्टर कर दिया है, उसको मॉडिफाई कर दिया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया था कि जो डेथ होगी कोविड-19 पेशेंट्स की, उसको डेली स्टैटिस्टिक्स में दर्शाना है। साथ में एक कमेटी ऑफ डॉक्टर्स थी जो बनाई जानी थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाना था, जो क्या करती, वो जो रैंडम सैंपल्स थे उनको एग्जामिन करके डेथ सर्टिफिकेट इशू करती। लेकिन जो वेस्ट बंगाल का राज्य है वो ऐसा करने में असमर्थ रहा। अब ये डेथ सर्टिफिकेट क्या है? डेथ सर्टिफिकेट भारत के अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको मेडिकल प्रैक्टिशनर इशू करते हैं, यानी जो डॉक्टर्स है वो इशू करते हैं। क्या डिक्लेयर करने के लिए? यह डिक्लेयर करने के लिए कि जिस पर्सन की डेथ हुई है उसकी डेट, किस डेट को डेथ हुई है, उसकी लोकेशन क्या थी और उसका कारण क्या था। अभी जो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स हैं ये इंडिया के अंदर इशू कैसे होते हैं? ये इंडिया के अंदर होते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के अंडर ये गवर्न होते हैं, और उसके अनुसार ये इशू होते हैं। तो इस एक्ट के अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करना होता है, और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होते हैं यही डायरेक्शन देते हैं कि बर्थ और डेथ के लिए किस तरह के रजिस्ट्रेशन होने हैं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन उनका करना है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को लेकर बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चीफ रजिस्ट्रार जो है स्टेट के लिए नियुक्त करेगा, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी नियुक्त करेगा, और जो अदर लोकल रीजन है, जो छोटे मोटे अदर रीजन है, उनके लिए भी एक रजिस्ट्रार जो है नियुक्त होगा। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास एक राइट भी है डेथ सर्टिफिकेट इशू करने का। लेकिन सेंटर ने कहा है कि आपको ऐसे डेथ्स को रिपोर्ट हमें करना ही होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल की जो स्टेट है वो ऐसा करने में ना क्या कामयाब रही। तो जैसे कोविड-19 को नोटिफाइड डिजास्टर कर दिया गया है, इसको बोल दिया गया है कि एक डिजास्टर है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेट होंगे, जो राज्य होंगे, उनको बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें बताएगी। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल जो है इन रूल्स को कंप्लायंस इनका नहीं कर रहा है, और वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास जो है वो कोल्ड चेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट कर लिया है। 5 मई 2020 को जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस किस लिए की? उसके अंदर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह डिस्कस किया कि जो कोर प्रोजेक्ट्स का इंटीग्रेशन चल रहा है उसका कंप्लीशन हो गया है। अब ये जो प्रोजेक्ट था इसके बारे में देखेंगे क्या क्या था, उससे पहले कुछ और देख लेते हैं। जो इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स थे वो ही इस कॉन्फ्रेंस के मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी जो इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे थे उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। और इनकी संख्या लगभग कितनी थी? 38 थी। और जो प्रमोटर्स थे इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने चैलेंजेस और एक्सपीरियंस ऑन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स पे अपने अपने विचार साझा किए, यानी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या उनके सामने चुनौतियां आई और क्या क्या उनके अनुभव रहे। साथ में लॉकडाउन के अंदर इन कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए क्या-क्या और चुनौतियां आई उसके बारे में भी इसके अंदर डिस्कशन किया गया। जो इसके अंदर मेन चैलेंज था जो सभी प्रोमोटर्स ने बोला वो बताया उन्होंने, पाइलिंग ऑफ स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स जो है इकट्ठा होता जा रहा है। स्टॉक किस चीज़ का? फ्रोजन वेजिटेबल्स का और डेयरी प्रोडक्ट्स का इतना ज़्यादा हो गया है क्योंकि होटल्स, रेस्टोरेंट और बैंकेट जो हैं वो तो लॉकडाउन की वजह से क्लोज्ड हैं। इसकी वजह से फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। साथ में एक जो बड़ा चैलेंज देखा गया वो बड़ा चैलेंज क्या माना गया कि जो वर्किंग आवर्स हैं उनमें कमी आई है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि लेबर तो कम हो गई है और लेबर लगभग एक तिहाई हो गई है, जिसकी वजह से काम करने के जो आवर्स हैं अब उन्हीं लोगों को काम करना पड़ रहा है ज़्यादा समय के लिए। अब कम समय के लिए शॉप खोलने में या इस तरह के स्टोर्स खोलने में समस्या आ रही है, जिसकी वजह से कंपटीशन में कमी आई है और जिसकी तरफ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है, यानी जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गया है, वो चीज़ें महंगी होने चली हैं। इसके साथ साथ इस बात पे भी डिस्कशन हुआ था कि लॉकडाउन के अंदर किस तरीके से ऑपरेट किया जाए, कच्चा माल कहाँ से आएगा, हाई पोस्ट लेबर कहाँ से आएगी, लॉजिस्टिक यानी सामान को इधर से उधर कैसे लेके जाएंगे, पैसों की भी कमी निकल के आ रही है, इन सारी बातों पे डिस्कशन हुआ था। अब ये कोल्ड चेन स्कीम क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो कोल्ड चेन स्कीम है
इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि एक ऐसी इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोवाइड करना जिसके अंदर एक वैल्यू एडिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिजर्व किया जा सके। अब ये जो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट है, ये किस स्कीम के अधीन हुआ था? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स, कॉरपोरेशंस, कंपनीज, फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू, एनजीओ एटसेट्रा का एक कलेक्टिव जॉइंट एफर्ट है। और इसी के अधीन नेशनल कोल्ड चेन ग्रिड जो है, इसकी स्थापना भी, इसको लॉन्च भी किया गया था। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। और अब जो है नेक्स्ट 7 मई 2020 को आपके सामने फिर नई लेटेस्ट करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। देखिए, हम क्विज बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्विज के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इतने ही टाइम में। जितने टाइम में हमने इतने सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, एनालिसिस किया है इनका, इतने ही समय में बहुत कम क्विज जो है ले पाते हैं, और उससे एक नया एक परसेप्शन भी नहीं बन पाता है। तो इसलिए हम इस तरह से इस करंट अफेयर्स को बताने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल।